Hello everyone, this is Om Prakash, and today we are going to have a discussion over additions and subtractions of vectors through component method. Earlier we have read the additions and subtractions concept based on graphical method, and जो हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस को लेकर के, वो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड के बारे में जाना था। ग्राफिकल मेथड के बारे में जाना था, और ग्राफिकल मेथड के बारे में इतना ही कहा जाता है कि जो है सो कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उस समय ट्रायंगल लॉ, फिर हमने पढ़ा एडिशंस के लिए पैरेललोग्राम लॉ, ग्राम लॉ, फिर हमने देखा था पॉलीगन लॉ, तो ये जितने भी जो मेथड हमने एडिशंस के पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ या पॉलीगन्स लॉ, ये सारे मेथड ग्राफिकल मेथड हुआ करते थे। एंड दिस मेथड गिव्स यू ए विजुअल फील अबाउट द वेक्टर एंड द रिजल्टेंट। ठीक है, अबाउट द वेक्टर, इंडिविजुअल वेक्टर एंड रिजल्टेंट। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था, ग्राफिकल मेथड होने के चलते क्या था, ये मेथड जो है सो नॉट ऑलवेज करेक्ट, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ऑलवेज एक्यूरेट। ठीक है, ये जो सब हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि आपको लेंथ मेजर करने होते हैं वेक्टर के, वेक्टर की लंबाइयां आप नापते हैं, तब जा करके उसका रिजल्टेंट समझ पाते हैं। तो हमने एक बड़ा अच्छा सा एक प्रोसेस जो है सो वेक्टर एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस को इवॉल्व किया। ठीक है, मतलब ये पहले से इवॉल्व था, हमने नहीं किया, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम बोलते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस थ्रू द कंपोनेंट मेथड। अब देखिए, एडिशंस जो है अब द वेक्टर थ्रू द कंपोनेंट मेथड में जो इसका कहना है, ठीक है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट ये कहता है कि आप ये समझिए इसको ऐसे कि ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर हैं और इन्हें हमको ऐड करना है। ठीक है, हम अभी एक प्लेन में चर्चा करने जा रहे हैं, एडिशंस ऑफ वेक्टर इन प्लेन की चर्चा करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन की चर्चा कर रहे हैं। प्लेन मतलब क्या हो गया, प्लेन मतलब हो गया टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मतलब क्या हो गया, एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, और सपोज करिए कि हमको वेक्टर बी को जो है ऐड करना है वेक्टर ए के साथ। ठीक है, तो वेक्टर बी को ऐड करना है ए के साथ, और दूसरा चीज ये है कि ए का कंपोनेंट, ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज ए एक्स जो है, ठीक है, ये क्या हो गया, ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और ए वाई इज ए कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, उसी तरह से बी के केस में बी एक्स क्या हो गया, बी कंपोनेंट along x एक्सिस, और dy b कंपोनेंट along y एक्सिस। ये हो गया।
तो हम इसको वेक्टर बी एक्स और बी वाई लिखते हैं, ठीक है। तो बी कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये हम जो है सो वेक्टर एडिशन थ्रू कंपोनेंट मेथड जो है सो हमको क्या कहता है, इफ वी ट्राई टू ऐड वेक्टर बी विद द वेक्टर ए, then the resultant will be sum of the component along x axis, sum of the component along x axis, ठीक है, and your sum of the component of the component along y axis, along y axis मतलब कि वेक्टर a प्लस ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू ax, वेक्टर ax प्लस वेक्टर bx, ठीक है, जोड़ वेक्टर ay प्लस dy। एक चीज जो यहाँ समझने वाली है, अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस में देखेंगे कि जैसे हमको ए और बी को ऐड करना है, ठीक है, तो ए और बी को जब ऐड करना है तो कंपोनेंट की हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर क्या है, ए है, और मानिए ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर बी जो है सो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, प्रोजेक्शन लेने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम इसको मिटा दें, ठीक है। और हम ये कहते हैं ए वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर जो है सो हमारा क्या हो गया, तो बी, ए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, हो गया। तो जो वेक्टर ए होगा इसका प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, है ना। ये मतलब एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो यही ना हो गया मेरा ए एक्स, ठीक है, ये एक्स हो गया, और यहाँ जब परपेंडिकुलर डाले ये लेंथ क्या हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। और उसी तरह से जो है इसके केस में भी जो है हम लोग डालते हैं तो उसका प्रोजेक्शन निकलता है। तो ये जो ए एक्स है इसको वेक्टर नोटेशन में हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इस कंपोनेंट को ए एक्स, तो यहाँ पे आई कैप, क्योंकि आई डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर हमारा होता है वो क्या होता है, आई कैप हो जाता है, और जे डायरेक्शंस वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हो जाता है ये क्या हो जाता है, जे कैप हो जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशंस में हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं ना कि प्रोजेक्शन मतलब स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो बना है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शंस भी एडेड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए वाई प्लस बी वाई इंटू यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो ये जो आया सम ए प्लस बी, ये सम आपने कैसे किया, एज पर यूजिंग द लॉ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स के थ्रू किया, इसमें कोई ट्रायंगल लॉ ऐसा कुछ लगाया नहीं। तो ये बस यही कह रहा है कि if we have to add the two vector, then the resultant will be the sum of the component of vector along x axis plus sum of the component of along y axis, इंडिविजुअल कंपोनेंट आपस में जुड़ जाते हैं। अब चलिए हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या विजुअली पॉसिबल है कि नहीं, हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे इस पे चर्चा करने के लिए मैंने क्या किया, हमने एक एक्सिस ले लिया, यहाँ पे ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये मेरा हो गया x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ से कि वेक्टर a को b के साथ हमें जोड़ना है, यही नहीं करना है। चलिए हम ट्रायंगल हिसाब से वेक्टर को पहले जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या चीज, ये हो गया हमारा वेक्टर a, ठीक, और ये हो गया हमारा वेक्टर b। ट्रायंगल लोग क्या कहता है कि जब दो वेक्टर को जोड़ना, इस वेक्टर को अगर हमको इसके साथ जोड़ना है तो इस वेक्टर का टेल जो है से इसके हेड पे लेके आना है,
यही हमको ट्रायंगल लॉ कहता है। इसीलिए जो है सो हमने दो वेक्टर बना लिया। अब दो वेक्टर बनाने के बाद इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मेरा क्या होगा, इसका रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मेरा ये वेक्टर होगा, दिस विल बी द वेक्टर आर विल बी द रिजल्टेंट एज पर द ट्रायंगल लॉ। चलिए इसको लिख लिया हमने, आर विल बी द रिजल्टेंट एज पर द ट्रायंगल लॉ। अब कंसेप्ट देखते हैं कंपोनेंट मेथड का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट मेथड का कंसेप्ट देखने के लिए भैया कंपोनेंट लेना पड़ेगा। जब हम कंपोनेंट लेंगे इस, हाँ देखिए वेक्टर ए है, इसका ए एक्स एक्सिस पे क्या कंपोनेंट होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये हो गया इसका लेंथ, हम मानते हैं ये जो लेंथ है, डायरेक्शन मतलब कि ये जो लेंथ हो गया, ये हो गया मेरा ए एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। और ये डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शंस हो गया, इस डायरेक्शन को हम लोगों ने आई कैप से रिप्रेजेंट किया है, इस डायरेक्शन को हमने जे कैप से रिप्रेजेंट किया है, ए एक्स। और यहाँ पे इसको हम लोग आई कैप, अगर इसको वेक्टर से नोटेट करेंगे तो आई कैप लगा देंगे। फिलहाल ये प्रोजेक्शन हो गया ए एक्स। ठीक है, ये जो थोड़ा सा वेक्टर हमने बनाया है ना, इसमें वाई प्रोजेक्शंस को दिखाना टफ है क्योंकि ये स्ट्रेट, हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया है इसको। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग थोड़ा इस वेक्टर को चेंज करते हैं, ये दोनों वेक्टर जो है सो हम लोग थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी तो निकले। तो इसीलिए जो है हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा वेक्टर जो है वो कुछ ऐसा है, या हमारा वेक्टर कुछ ऐसा है, और जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर जो है वो ऐसा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का प्रोजेक्शन निकाल लिया। इस वेक्टर का वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या प्रोजेक्शन होगा, तो हम इसके टेल से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और इसके हेड से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये जो लेंथ आया यहाँ से यहाँ के बीच में, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए वाई। ठीक है, तो दो कंपोनेंट निकल गया, ए एक्स एंड ए वाई। और कहीं ना कहीं हम इसको वेक्टर ए को ऐसा लिख भी सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप जोर ए वाई इंटू जे कैप। हमने कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ वेक्टर बी पे। तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन जो हम लोग लेंगे, तो इसके टेल से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे एक्स एक्सिस पे, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे फिर एक्स एक्सिस पे। और जनाब ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ जो है सो हो गया मेरा बी ऑफ एक्स, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक उसी तरह जो है सो हमको इसका परपेंडिकुलर डालना है वाई एक्सिस पे, तो फिर इस टेल से हमने यहाँ पे लिया परपेंडिकुलर। ऑलरेडी तो हमने इसके हेड से जो परपेंडिकुलर हुआ वो इसके टेल से परपेंडिकुलर हुआ, तो सेम ही लाइन यहाँ ड्रॉ होता है। और दूसरा लाइन हम लोग यहाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी ऑफ वाई। ठीक है, बी ऑफ वाई। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ से कि वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स इंटू आई कैप जो बी वाई इंटू यहाँ पे जे कैप। चलिए अब ए और बी का तो आप ले लिए, अब जरा हम वेक्टर आर का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। वेक्टर आर के टेल से एक परपेंडिकुलर हमें डालना होगा, हम इस यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डाला ये आर के टेल से डाला, दूसरा हम आर के हेड से परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए आर के हेड से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ हुआ हमारा, ये हो गया मेरा आर एक्स, रिजल्टेंट का वाई प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में आपने निकाल लिया। ये जो लेंथ हुआ यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में रिजल्टेंट का वाई प्रोजेक्शन हुआ। उसी तरह से यहाँ से और फिर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ हो गया, ये हो गया आर एक्स, ये एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, आर एक्स एक्स प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया, या वाई प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो गया। तो अब देखिए जरा सा, कहीं ना आर को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर आर इज इक्वल टू, तो आर एक्स इंटू यहाँ पे आई कैप एंड यहाँ पे आर वाई इंटू यहाँ पे जे कैप। अब एक चीज बताइए,
कि दिस आर एक्स, यहाँ से लेंथ को देखिए, केवल ये जो लेंथ है इसको देखिए, तो आप क्या लिख सकते हो ना यहाँ पे कि आर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स, मतलब कि एक्स प्रोजेक्शन इज द सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एक्स वेक्टर, तो रिजल्टेंट का जो एक्स प्रोजेक्शन है इट इज द सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एक्स एंड प्लस वेक्टर बी बी एक्स। उसी प्रकार हम वाई प्रोजेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वाई इस ज्योमेट्रिकली देखिए, यहाँ से यहाँ ए वाई हो गया, यहाँ से बी वाई हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए वाई प्लस बी वाई। तो इसी इक्वेशंस में जो हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो वैल्यू जो हम लोगों ने अभी ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली निकाला, ठीक है, इसको हम जाकर के इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये क्या आ जाता है ए एक्स प्लस बी एक्स और इंटू यहाँ पे आई कैप जोड़ ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। तो रिजल्टेंट आ गया आपको, रिजल्टेंट आर एंड दिस रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस को ऐड कर दीजिए और फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका, तो कहीं ना कहीं आपने अब ये जो बात मैंने बताई कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग जो उनका कंपोनेंट है उसको आप ऐड कर दो, या वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो है उनके कंपोनेंट को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर में एक्सप्रेस हो जाता है। इसका हमने एक ग्राफिकल प्रूफ भी देख लिया, ठीक है, कि हमने वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से पहले ऐड करने के लिए जो है सो मतलब एक ट्रायंगल बनाया, वेक्टर को ट्रायंगल लॉ के हिसाब से पहले अरेंज किया, ये वेक्टर ए बना, ये मेरा वेक्टर बी बना, उसका रिजल्टेंट आर हुआ, ठीक है। और उसके बाद ए बी और आर को हमने कंपोनेंट में तोड़ा और ज्योमेट्रिकली ये वेरीफाई कर लिया, रिजल्टेंट आर जो होगा का जो एक्स प्रोजेक्शन होगा इट इज द सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, और इधर जो है सो जो वाई प्रोजेक्शन होगा वो सम ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए वाई एंड बी वाई, ठीक है। अब जरा हम इसी केस को 3 डायमेंशनल में भी करके देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल में करने का मेरा ये मतलब है कि इन 3D की बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप 3D की बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसको सिंपली अब ग्राफिकली नहीं एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, क्योंकि आप तो देख ही लिए कि ये ऐसा ही होता है। तो जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, मान लीजिए कि ये हो गया ए एक्स, वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए का जो है सो प्रोजेक्शन हम निकाल लिए हैं यहाँ से क्या चीज़, तो ए एक्स इंटू आई कैप जो ए वाई इंटू जे कैप, फिर वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, तो बी वाई इंटू आई कैप, सॉरी बी एक्स इंटू आई कैप जोड़ बी वाई इंटू जे कैप, वेक्टर सी। अभी जब 3D की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 3D की बात करें तो एक और डायमेंशन में ऐड हो जाएगा, कम मतलब मेरा स्पेस वेक्टर जो होगा तो इसका एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा, ए वाई यहाँ पे ए जेड इंटू यहाँ पे ए कैप, यहाँ पे फिर बी जेड इंटू यहाँ पे ए कैप, फिर वेक्टर सी इज इक्वल टू सी एक्स इंटू आई कैप जोड़ सी वाई इंटू जे कैप जोड़ सी जेड इंटू के कैप। ये मेरा 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर इन 3D स्पेस, 3 वेक्टर इन 3D स्पेस में, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, वेक्टर ए करना है प्लस वेक्टर बी करना है प्लस वेक्टर सी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंपोनेंट मेथड, अप्लाइंग कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन, कंपोनेंट मेथड को हम अप्लाई करते हैं। और जब हम लोग कंपोनेंट मेथड को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर जी इज इक्वल टू, इनका सबका कंपोनेंट ऐड होगा। आप ऐसा करिए, यहाँ पर लिख दीजिए, तो ए एक्स इंटू आई कैप जोड़ ए वाई इंटू यहाँ पे जे कैप जोड़ ए जेड इंटू कैप का भी वेक्टर ए लिखा गया, और उसके बाद फिर बी कलर लिखेंगे तो बी एक्स वाई कैप जोड़ बी वाई इंटू जे कैप जोड़ बी जेड इंटू के कैप, फिर प्लस, और यहाँ लिखेंगे सी एक्स इंटू आई कैप जोड़ सी वाई इंटू जे कैप जोड़ सी जेड इंटू के कैप। अब ऐसा करते हैं कि इनका एक्स कंपोनेंट को एक साथ ले लेते हैं, मतलब ये जो इनका एक्स कंपोनेंट आ रहा है, ये एक्स कंपोनेंट है, यहाँ भी एक्स कंपोनेंट है और यहाँ भी एक्स कंपोनेंट है, इनको इकट्ठे कर लेते हैं।
जब इकट्ठा करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ax प्लस bx प्लस cx इंटू कैप। फिर उसी तरह से इनका जो y कंपोनेंट है, ठीक है, ये ऐसे ऐसा और ऐसा, इनको इकट्ठा ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे यहाँ से कि ay प्लस by प्लस cy इंटू जे कैप। उसी तरह से फिर इनका जेड कंपोनेंट साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको प्लस, यहीं पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड इंटू यहाँ पे ए कैप। तो कहीं ना कहीं आपने कंपोनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों वेक्टर को जोड़ दिया और इनका सम क्या आ गया, इनका सम आ गया आपको द कंपोनेंट जो है सो इनके सम ऑफ द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये जो है सो आ गया। अगर आपको कहा रहता कि इन इसके एडिशन, इफ अगर आपको कहा रहता है कि ये जो आप एडिशंस किए हैं इसका एडिशंस का जेड कंपोनेंट 0 है, इफ द जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो है हम इसका जो जेड कंपोनेंट है ये जो है ये क्या हो जाता, ये 0 हो जाता। मतलब हम लिख देते हैं यहाँ से कि ए जेड प्लस बी जेड प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ये कंपोनेंट यहाँ से लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि वेक्टर का सम जब हम इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल वेज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें किसी ग्राफिकल वेज का इस्तेमाल नहीं है, बस उनके कंपोनेंट्स को हमने आपस में ऐड किया है, ठीक है, और रिजल्टेंट निकाला है। इस पिक्चर में जो हमने यहाँ जो ये बनाया है ये पिक्चर, ये बस आपको एक विजुअल फील देता है, इट गिव्स यू ए विजुअल फील्स कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और जो उनका रिजल्टेंट होता है, क्या वाकई में जब उनके कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐड करते हैं और तो क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर देता है कि नहीं। वो एक फील के लिए हमने इस यहाँ पर डिस्कस किया था। और फिर हमने 3D में भी एडिशंस को देख लिया कि कंपोनेंट को कैसे ऐड करते हैं। चलिए, कोई भी कंसेप्ट तो तभी बेटर समझ में आएगा जब आप प्रॉब्लम्स पे अटेम्प्ट करिएगा। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चंस में क्या कहता है कि पहले तो सवाल पढ़ लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी इन द फिगर आर इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, ओ बी, ओ सी आर इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब क्या, कि इनका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ के बीच में लेंथ, ये सब वेक्टर का बराबर है। तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस माइनस ओ सी डायरेक्शन। एक चीज जो हमने पढ़ा है रिजल्टेंट, हमको याद, जहां तक मुझे याद है कि हम अगर ये चीज देखे हैं कि यदि मान लीजिए कि मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, मान लीजिए सॉरी इसको हम ऐसा करते हैं, हम रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कि मानिए कि आप जो निकाल रहे हैं रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है आर है, ठीक है, मान लीजिए ये आ रहा है, इनका सोर्स सम आ रहा है और वेक्टर आर है यदि आर एक्स प्लस यहाँ पे आर वाई, यहाँ पे क्या है आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेड बाय आर विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट with एक्स एक्सिस इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस यदि थीटा है तो सॉरी अल्फा है, तो हम ये जानते हैं कि टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ यहाँ पे आर वाई बाई, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो दो वेक्टर यदि कंपोनेंट में टूटा हुआ है, ठीक है, तो एंगल जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है, ओरिजिनल वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा वो हो जाएगा आर वाई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो है ए इक्वल है, तो हम मानते हैं कि मैग्नीट्यूड सबका ए, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी, ठीक है। अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ने का क्या मतलब हुआ कि रिजल्टेंट ऑफ इदिस निकालना है, मतलब क्या चीज करना है कि सारे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट सम करना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस दिस, मतलब एक्स कंपोनेंट, इसको जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए प्लस एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ बी और माइनस एक्स कंपोनेंट ऑफ ओ सी, ठीक है। ये जो होगा इसका क्या होगा आई कैप और जोड़ फिर y कंपोनेंट ऑफ ओ ए प्लस y कंपोनेंट ऑफ ओ बी माइनस y कंपोनेंट ऑफ ओ सी इंटू यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर यही ना होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू ये इनके एक्स कंपोनेंट का इंडिविजुअल सम फिर वाई कैप जो वाई कंपोनेंट का इंडिविजुअल सम जेक, ठीक है। तो चलो देखिएगा कि पहले तो हम ये जो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पहले हम इसको निकालते हैं, फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस देन वी फाइंड आउट दिस और इसमें करके जो है वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये निकालते हैं, इसका जो वैल्यू होगा मतलब x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है, तो x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू इसका x प्रोजेक्शन क्या होगा तो ओ ए, ठीक है, ओ ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ओ ए, और इसका एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा तो ओ ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पे ओ बी कॉस ऑफ 30 डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री है यहाँ, जिसको हम लोग लिखेंगे ओ बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, और माइनस ऑफ ओ सी है। तो पहले ओ सी का जो एक्स प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ये एंगल यदि 45 दे रखा है तो ये जो एंगल बनेगा ये बड़ा वाला एंगल ये क्या बनेगा 180 माइनस 45 एंड दिस इज इक्वल टू 135। तो हम लिखेंगे क्या चीज, तो यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट माइनस होगा, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या चीज तो ओ सी कॉस ऑफ 135, ठीक है, ओ सी कॉस ऑफ 135। तो हमने लेंथ मान ही लिया ए है तो कॉस 30, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसको लेंथ जब हम ए माने हैं और ये सब बराबर है, ठीक है, ये बराबर है तो हम ये क्या हो गया या फिर आप ए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो गया तो कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 135 डिग्री। इसको जब आप लिखेंगे तो ए कॉस ऑफ 30 तो ये हो गया √3/2 और कॉस ऑफ 60 तो प्लस 1/2 और माइनस कॉस ऑफ 135 डिग्री, तो कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ 135 डिग्री मतलब क्या है कॉस 180 माइनस जो है माइनस हम 45 करेंगे तो कॉस 180 माइनस 45, तो ये चला गया इस एक्सिस में तो ये हो गया माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस और यहाँ पे ये हो जाएगा -1/√2, ठीक है। तो ये आ गया इसका एक्स कंपोनेंट आ गया यहाँ से। उसी तरह से हम y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो y के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेना है
वाई के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेना है। आप लिख सकते हैं इसको कि ओ ए वाई के साथ इसका एंगल कितना बनेगा, इस वेक्टर का, ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं ये वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर का वाई के साथ कितना एंगल है, इसके साथ 60 डिग्री हो गया, तो ये ना। अब क्या लिखेंगे, ओ ए कॉस ऑफ 60, ए कॉस ऑफ 60 प्लस ओ बी, इसके साथ देखिए ओ बी कितना एंगल बना रहा है, ओ बी इसके साथ बना रहा है कितना एंगल, हम इसको देखते हैं, ये बना रहा है तो 16 प्लस 13 90 और 90 प्लस 60, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया 90 प्लस 60 150, ओ बी कॉस ऑफ 150 डिग्री। और फिर ये वेक्टर जो है सो कितना बना रहा है, तो ये वेक्टर जो है यहाँ पे ये इसके साथ कितना है 45 डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री बना रहा है, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि हमको तो माइनस करना है एक्स कंपोनेंट का, तो ओ सी और यहाँ पे कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या लगाएंगे तो 45, ओ सी कॉस ऑफ 45। अब हमको तो पता है यहाँ पे तो दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी इज इक्वल टू वेक्टर ए दे रखा है, तो हम यहाँ पे जो है सो ये जो ए ही हो गया सब यहाँ पे, अब इसको करेंगे वही क्या हो गया लेंथ ही ना हम निकाल, प्रोजेक्शन तो स्केलर क्वांटिटी है तो लेंथ बाहर ले लिए। अब ये आ गया कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 मतलब क्या चीज़, साइन 30 1/2 होता है, √3/2 हो जाता है, तो कॉस 60 हो गया 1/2, 1/2 कर दो, कॉस 150 डिग्री मतलब कैसे 180 माइनस 30 डिग्री, तो माइनस ऑफ √3/2, ठीक है। और ये है cos 45 डिग्री, तो यहाँ माइनस ऑफ यहाँ पे तो 1/√, ये आ गया y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आ गया, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आ गया, तो हम तो दे ही रखे हैं कि हमको रिजल्टेंट का y कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट पता है, तो एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ द x एक्सिस, ठीक है, मतलब y कंपोनेंट पता है, x कंपोनेंट पता है, तो ये डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब क्या चीज़ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता होगा, तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे क्या चीज़ कि एंगल मान लीजिए कि अल्फा बना रहा है, मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है इन तीनों का रिजल्टेंट जो है सपोज करिए इस डायरेक्शन में है, ये रहा, हम ऐसा करते हैं, ये रिजल्टेंट हम ऐसा एज्यूम करते हैं, मान लीजिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, दिस इज द रिजल्टेंट आर, और ये एंगल बना रहा है एक्सिस के साथ अल्फा, तो इसी अल्फा को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं क्या चीज़ कि टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट आर वाई बट्टा आर है, आर वाई बट्टा यहाँ पे आर एक्स, और यही वैल्यू जो है यहाँ लिखते हैं, ये हो जाता है क्या चीज़ आर वाई 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 और बट्टा में ये जो है ये वाला तो √3/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस 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 हो गया तो 1/√2 आ जाता है, ऐसे इसका हम लोग एंगल निकालते जो है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से गौर से फरमाइएगा, ए मैन मूव्स इन द फॉलोइंग मैनर इन XY प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मैन, ठीक है। पहले जो है सो आदमी कैसे कैसे मूव किया है ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसका जो R1 का वैल्यू है ये R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ, कुछ नहीं करना है भैया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम द ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ गया डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस के बीच में, तो ये हो गया ओरिजिन से चला, ये हो गया फाइनल पोजीशंस, इसको लेकर के एक वेक्टर बनेगा, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट DIS, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट D या डिस्प्लेसमेंट जो हो गया D, ये क्या हो गया वेक्टर ऑफ R1, देख लीजिए ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, प्लस वेक्टर R2, ठीक है, R1 प्लस वेक्टर R2, R1 और R2 का सम करना है, तो R1 जो है ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे दिया, इसका केवल ये क्या है ये x डायरेक्शंस में है, डायरेक्शंस में है R1, ठीक है, तो x डायरेक्शंस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मोड ऑफ R1 इंटू यहाँ पे i कैप
और R2 जो है वो मेरा एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री के एंगल बना रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि मॉड ऑफ R2 पे तो इंटू कॉस 37 इंटू कॉस 37, ठीक है, इंटू आई कैप जोर इसका वाई प्रोजेक्शन लेंगे तो मॉड ऑफ टू यहाँ पे साइन 37 यहाँ पे तो जे कैप आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये R1 का मैग्नीट्यूड यहाँ हमको दिख रहा है 5 है, तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं R2 का मैग्नीट्यूड तो 5 cos 37 इंटू आई कैप जोर यहाँ पे तो 5 साइन 37 इंटू यहाँ पे जे कैप, ठीक है। R1 मान लीजिए जो भी यहाँ दिया हुआ है, आई एम नॉट एबल टू सी दिस कि ये क्या लिखा हुआ है, हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो R1 है वो मेरा मान लीजिए कि 1 है। R1 का मैग्नीट्यूड क्या है तो 1, ठीक है। मॉड ऑफ R1 यदि 1 है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये R1 इसलिए आई कैप लिख देते हैं। तो वेक्टर R1 और प्लस जब हम R2 को सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस यहाँ से फिर ये जो है सो यहाँ आ जाएगा तो प्लस यहाँ पे 5 cos 37 डिग्री इंटू आई कैप जो साइन 37 डिग्री इंटू यहाँ पे जे कैप, तो ये आई कॉमन ले लीजिए तो ये जगह 1 प्लस 5 cos 37 और फिर यहाँ पे जे होगा साइन 37 इंटू जे कैप। अब यार साइन 37 का जो है ज़्यादा क्लियरली तो मुझे कभी याद होता नहीं है साइन 37 का वैल्यू क्या होता है, लेकिन मुझे अगर ये ऐसा होगा साइन 37 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो साइन 37 इज नथिंग बट 3/5, तो हम यहाँ से लिखेंगे और cos 37 इज 4/5, तो ये आई कैप यदि हम ये लिखते हैं ये एंगल 37 है, ठीक है। तो cos 37 इज इक्वल टू 4/5 और यदि साइन 37 इज इक्वल टू 3/5। अब यही वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आंसर आएगा वाई कैप जे कैप के टर्म्स में आएगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये मतलब ये आई कैप के फॉर्म में आया और ये मतलब 1 + 1 प्लस अगर हम मानते हैं कि साइन 37 जो है 3/5 आई एम नॉट श्योर अबाउट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ये 3 इंटू ये जगह 5 इंटू 3/5 और जो यहाँ पे साइन 37 क्या हो जाएगा तो ये cos 37 है ना 4/5, सॉरी ये 4/5 ये 3/5 यहाँ पे जे कैप, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आई कैप ले लो 5 कट गया तो ये हो जाएगा 4/5 जो यहाँ पे 3/5 है, इसे 3/5 इंटू यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3/5 इंटू जे कैप, तो रिजल्टेंट जब निकालेंगे मोड ऑफ R1 + R2 जब करोगे R1 + R2 का जब मोड करेंगे तो इनका x कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट का स्क्वायर जो y कंपोनेंट का स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, the particle is moving with a speed of 6 meter per second, find the velocity vector of a particle। यानी क्वेश्चन ज़रा क्लियर दिखने नहीं आ रहा है। The particle is moving with 6 meter per second along directions and find per second। हाँ देखिए ये हम इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है भी नहीं, बस यहाँ पे ये कंपोनेंट में एक्सप्रेस था शायद इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिया गया है। तो पार्टिकल 6 मीटर पर सेकेंड से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 2y + 2j + k है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो पार्टिकल का क्या होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ सीधे लिख दीजिएगा वेलोसिटी वेक्टर along the direction of 2i cap plus 2j cap minus k cap। इसके इज पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी v mod of v
और डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट इस डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑन वेलोसिटी वेक्टर ऑन डायरेक्शंस ऑफ दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब यहाँ से क्या चीज, तो वेक्टर 2 ऑफ i यूनिट वेक्टर और क्या होता है, तो 2 ऑफ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप माइनस 2 ऑफ k कैप, ठीक है, बट्टा मॉड ऑफ 2 ऑफ i कैप प्लस 2 ऑफ j कैप माइनस 2 ऑफ k कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए कहा, स्पीड का वैल्यू पता है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा 6 और इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है ना, तो 6 इंटू n कैप, यही नहीं ये है क्या यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन है। तो इसको आप लिख सकते हैं ना, यहाँ से लिखिए, जो एक्चुअली ये जो मॉड ऑफ v इंटू दिस, ये क्या हो गया, यही ना यूनिट वेक्टर वेक्टर v इज इक्वल टू, तो आप मॉड ऑफ v तो दे दिया 6 और इंटू यहाँ पे आप लिख दीजिए 2i प्लस 2j माइनस 2k, और इसका रिजल्टेंट तो आप जानते ही हैं कैसे निकलेगा, रूट अंडर ऑफ 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, मतलब इसका इस कंपोनेंट का स्क्वायर, इस कंपोनेंट स्क्वायर माइनस इस कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या चीज 3 2i प्लस 2j माइनस 2k, यही हो गया। चलिए क्लास सवाल है सर, ए कार इज मूविंग नॉर्थवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी, ये मान लीजिए हमारा क्या है, नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, एक्सिस के टर्म्स में जो है सो इसको हम एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस भी मान सकते हैं, ठीक है। ए कार इज मूविंग नॉर्थवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया हुआ और डायरेक्शंस दे दिया, मतलब वेलोसिटी दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। तो हमने क्या किया कि कार नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, हमने कहा कि ये लो भैया कार जो है तुम चलो नॉर्थवर्ड, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, और इसका जो है वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है, कितना कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। इट्स मेक राइट टर्न एंड कंटिन्यू टू मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बंदे ने क्या किया, राइट टर्न ले लिया और ऐसे राइट टर्न इसने लिया एंड फिर ये जो है सो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए चेंज इन वेलोसिटी, ये मान लीजिए vf, अब आप इसको गौर से देखिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट है ही, तो आप ये लिख सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या था vi इज इक्वल टू 5 अलोंग नॉर्थ मतलब वाई डायरेक्शन, तो 5 ऑफ यहाँ पे j कैप, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या था, ये राइट मूव किया, वही मैग्नीट्यूड के साथ वो चलता रहा, एक्स एक्स, इसको ईस्ट बोलिएगा एक्स डायरेक्शन भी हुआ, तो आप लिख सकते हैं vf बराबर 5 इंटू यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल v इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या चीज, तो vf vi, मतलब क्या चीज, तो 5 ऑफ i कैप माइनस 5 ऑफ j कैप, ये डेल v हो गया। अब ये जो डेल v मतलब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मोड ऑफ डेल वी निकालना है, मोड ऑफ डेल वी निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बस इसका स्क्वायर हो जाए, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये जो कंपोनेंट का स्क्वायर 5 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, जो 25 25 50 हो गया, तो 2 रूट 25 25 50 ना, इस वजह से करें ना 25 हो गया, 25 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट अंडर 50, मतलब 5 रूट 2 जो है ये मीटर पर सेकेंड, ये डेल वी का मैग्नीट्यूड आ गया, ये जो है वो आ गया। डायरेक्शंस अगर पता करना होगा तो आप देखिए क्या चीज कि जब आप इसको डायरेक्शन निकालेंगे तो यहीं से निकल जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए डायरेक्शंस को जब आप देखिएगा डायरेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले ये वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है,
ये वेक्टर हमारा लाई कर रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, क्योंकि जे मेरा क्या नेगेटिव है, ठीक है, जे इज नेगेटिव है ना। सीधे हम लिखते हैं क्या चीज़ है कि टेन थीटा या टेन अल्फा इज इक्वल टू, सीधे लिखते हैं क्या चीज़, मोड ऑफ वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट एफ, ये हो गया 1, अल्फा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल क्या है, जैसे कि ये थर्ड डायरेक्शन में है, तो ये देखिएगा ये वेक्टर क्या रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे होगा, ये 45 डिग्री बनाएगा, 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, ठीक है। और ये तो आप देख लिए इक्वेशंस के थ्रू, सबसे पहले आप पता कर लिए कि ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ ये आएगा। अब एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिकल बेस में हम डायरेक्शन में पता करना होता तो कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये एक वेक्टर मेरा ऐसे है, दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे है ना। अब हमको क्या करना है कि ये मेरा वी आई है, ये मेरा वी एफ, ठीक है। तो वी एफ माइनस वी आई करना है, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई करना है, मतलब ये हो जाएगा मेरा वी एफ, और वी आई जो है सो यदि नीचे है तो इसको अपोजिट डायरेक्शंस में करेंगे तभी ना माइनस ऑफ वी एफ होगा। तो माइनस ऑफ वी एफ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ वी आई, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गया माइनस ऑफ वी आई, ये तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा, हम एक डायगोनल फॉर्म करेंगे ऐसे, ये जो होगा यही ना रिजल्टेंट होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जो है एक्स एक्सिस क्या बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा। वैसे इसको -45 लिखिएगा, इस डायरेक्शन में काउंट कर रहे हैं तो ये -45 हो जाएगा, -45 डिग्री का एंगल बनेगा। यही है, थोड़ा सा एंगल को कंफ्यूज करता है, तो उसमें कुछ करना नहीं, क्वाड्रेंट पता कर लीजिए किस क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है, और उसके बाद जो है सो एंगल निकालिए और उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से जो है सो एंगल को इंडिकेट करते हैं। जैसे हम पहले भी वीडियो में इस चीज़ को देख लिए हैं। So this is all about. Thank you very much.